अब अकॉर्डिंग टू दिस सॉफ्टवेयर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, आपकी क्लास की। और स्क्रीन आपकी किधर है? या शेयर द स्क्रीन नाउ, राइट। इसके मुताबिक आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन व्हेन आई गो टू ट्राई एंड प्ले इट, ये कहता है जी आपके पास, सबको मेरा ये नज़र आ रहा है अपना डेस्कटॉप? यस सर। थोड़ा सा देखिएगा बेटे, मैं जब इस पे जाता हूँ, ये मुझे ये कहता है प्रोग्राम कैन नॉट स्टार्ट बिकॉज द डिल मीडिया प्लेयर जो मेरा यहाँ पे है उसका कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है। वो कहता है ट्राई री इंस्टॉलिंग द प्रोग्राम टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। जी अब इसका क्या हल है? इसके ऊपर जाके मैंने हर तरह से ट्राई की है, लेकिन कम अज कम मुझसे नहीं हुआ। ओपन विद पे गया हूँ, ये ऑप्शंस आती हैं, उस पर भी नहीं हो रहा, स्टोर भी नहीं खुल रहा, चूज अनदर ऐप की ऑप्शन भी नहीं आ रही। जी बच्चे, एनीवन? आई हैव हर्ड द न्यू जनरेशन इज आईटी विज, तो बताइए मुझे कोई हल है इसका? सर लेकिन इधर आईटी वाला कोई भी नहीं है। अहमद नोमान इज नॉर्मली द गाय हु ट्राइज टू हेल्प अस आउट। चलें ठीक है, मैं आपकी क्लास कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द ऑलरेडी प्रेजेंट किड्स लारेब एंड दीस गाइस सेड कि जी हमें आज भी एफिशिएंसी का करा दें, डोंट बॉदर अस विद लेबर यस मार्केट, सर। वो हम स्कूल में करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको जल्दी से वो पूरा मॉडल आंसर जो महानूर के नोट्स में है, जो मैंने उनको लिखवाया था, वो करा देता हूँ। और उसके बाद जो आपको 4 क्वेश्चन भेजे हुए हैं उनमें से कोई एक आधा हम चूज कर लेके कर लेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह, उप्स ये तो मैंने लेबर मार्केट खोल लिया है आउट ऑफ हैबिट। सर टोटल 4 क्वेश्चंस ये ना वो जो आपने भेजे हुए हैं कि यस मेरा सैंपल बेटा, क्वेश्चन। यस यस यस, और उन चारों का जो स्टेम है वो एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा उसमें इवेल्युएटिव पॉइंट्स और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट स्टेम जो है उसकी बुनियाद वो एक ही है। सिकंदर तारिक, वो अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, हाउ आर यू? सिकंदर कैन यू हेयर मी? फाइन सर। आई हैव अ बोन टू पिक विद यू, तुम किधर होते यस हो? आई कैन हियर यू। क्लासेस क्यों नहीं ले रहे प्रॉपर्ली? सर मैं ले रहा हूँ बस ऑनलाइन क्लासेस के मैं मिस हो रहा था। ऑनलाइन भी मिस करते हो और फ्राइडे को भी आप नहीं आए। आई डोंट रिमेम्बर, थर्सडे को शायद आप थे। फ्राइडे पे आ जाऊँ सर मैं। एक क्लास में आप नहीं थे, मैंने मेरीन से पूछा भी था कि वेयर इज योर ब्रदर। आप थोड़ा सॉरी सा सर। यही कर रहे थे एएस के एंड पे भी, टेक एवरी क्लास मेरा बेटा सिकंदर, दिस इज नॉट अ चॉइस नाउ। ठीक ओके है सर। मेरा बेटा, ओके शाबाश। सर। और आप तो A1 की भी बैठो मेरे बेटे, ठीक है, स्पेशली जब वो पास्ट पेपर स्टार्ट यस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो उस वक्त तो आपने लाजमी बैठना है। जैसे अली बैठ रहे हैं, साथ में वो गुलाम अहमद बैठ जाते हैं, तो उनको फायदा हो रहा होगा इंशाल्लाह। राइट, सो अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं जी एफिशिएंसी, बिकॉज आप लोगों का कल टेस्ट है, तो मैंने कहा थोड़ी सी इस चैप्टर को अच्छी तरह कर ही लें ताकि कोई मसला ना आए बाद में। ये this is your main question, yeah, so I'll make it a little bit bigger for myself. जी बेटे, discuss if a free market allocates resources efficiently, and if such is the case, थोड़ा सा असल क्वेश्चन फर्क था, is there still any need for government intervention? 25 मार्क। सबसे पहले इसका स्केच देखो, वन शॉर्ट पैराग्राफ ऑन व्हाट अ फ्री मार्केट इज, क्योंकि की टर्म इस क्वेश्चन के अंदर फ्री मार्केट है। फिर जी व्हाट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी? किसी का माइक ऑन है बच्चे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रही है, थैंक यू। फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे आपने डिटेल में डेफिनेशंस, चारों पार्ट्स ऑफ एफिशिएंसी के, उनके क्राइटेरियंस। फिर व्हेन आर फ्री मार्केट्स एफिशिएंट? परफेक्ट कंपटीशन में अगर फर्म हो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हुई। In reality, markets failure occur. What is a market failure? Two markets failure, well explained, along with how government intervenes and why it is needed. ठीक है, ये आपका टोटल इसके अंदर स्केच है। At the end, evaluation on if it can ever be efficient. सबको समझ आ गया स्केच, या एक बार फिर करा दूं? अगर आप खामोश रहेंगे, I'll understand that you've all understood it. मैं सर एक नीचे बार रिपीट कर दें। रिपीट कर दूं बेटे? सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को जरा ब्रेक डाउन करते हैं। उसमें 4 बातें आपसे पूछी हैं। नंबर 1, कि क्या फ्री मार्केट रिसोर्सेज एलोकेट करता है एफिशिएंटली? ये बेसिकली इसमें 2 बातें आ गई। नंबर 1, कि फ्री मार्केट है क्या, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करती है?
और एफिशिएंसी इकोनॉमिक्स में किसको बोलते हैं? थर्ड क्वेश्चन बिकम्स, क्या एफिशिएंसी फ्री मार्केट में हमेशा एग्जिस्ट करती है? उधर हम आएंगे मार्केट फेलियर्स पे कि जी नहीं होती और गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। इवैल्यूएशन में हम बताएंगे कि क्या गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन के थ्रू सक्सेसफुल होती है या नहीं। So first short paragraph on what a free market is, फिर what is economic efficiency, फिर उसके बाद अब यहाँ तक समझ लो आप, जब आपने कह दिया ना when are free markets efficient यानी लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में, तो आपका हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज डन। कोई 10 एक मार्क्स आप हासिल कर चुके हो, क्योंकि असल स्कोर इवैल्यूएशन में नीचे मिलता है एनालिसिस के बाद। लेवल 4 का 6 मार्क्स, वो बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ का। तो सबसे पहले आपने फ्री मार्केट को बताया, आप सबको पता है, अभी देख भी लेंगे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव, एलोकेटिव, परेटो ऑप्टिमैलिटी, डायनामिक्स सब बता के उनके क्राइटेरियंस करके व्हेन आर फ्री मार्केट्स एफिशिएंट, लॉन्ग रन में जी परफेक्ट कंपटीशन में इकोनॉमिक्स हमें ये मॉडल प्रेजेंट करती है। हाफ ऑफ योर क्वेश्चन इज डन। फिर उसके बाद कोई दो मार्केट फेलियर्स लिस्ट सारे कर दें, लेकिन दो प्रॉपरली कर लें। पब्लिक गुड्स छोटा सा है तो उसको ना एवं ही साथ में एक एक्स्ट्रा मार्केट फेलियर तौर पे कर दो कि जस्ट इन केस आपका कोई ग्राफ वीक था या कोई एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई, वैल्यूएशन में कमी रह गई, तो आपको वहां से मार्क मिल जाए। एंड पे एक इवेल्युएटिव पैराग्राफ देंगे कि क्या रियलिटी में एफिशिएंसी हासिल की जा सकती है। समझ आ गया बेटे? अब सबको क्लियर है? जी, एनीवन? नो क्वेश्चंस मींस सबको क्लियर है, राइट? Yes, sir. Okay, let's go to the first paragraph like we mentioned up there in the sketch. A free market, इसमें इतनी तीन बातें बतानी है: who owns, what is the motive and what is the mechanism, और किस हद तक वो अच्छी है। Simple. So जी, a free market is when resources are owned, controlled and operated by private sector. You all know it from O level even. Market forces, that is demand and supply, allocates resources through प्राइस मैकेनिज्म फॉर प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंसेंटिव। प्रॉफिट होता है फर्म्स का, सेल्फ इंसेंटिव कंज्यूमर्स का। इन दिस मार्केट कंज्यूमर्स आर सॉवरन, देयर इज अ वाइड चॉइस अवेलेबल, देयर इज अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी। बस यहां पे आपने कर देना है फ्री मार्केट का इंट्रोडक्शन खत्म, क्योंकि बहुत लंबा आंसर है। सबको यहां तक तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इफ यू वांट आई कैन रिट्रेट। आई गेस नॉट, तो लेट्स मूव ऑन टू, अब हम एग्जामिनर को अपने आंसर की तरफ खुद लाते हैं टू में। बिफोर असेसिंग वेदर फ्री मार्केट इज ऑलवेज एफिशिएंट, लेट अस एनालाइज व्हाट इकोनॉमिक्स हैज टू से अबाउट एफिशिएंसी। कि जी मैं आपको पहले ये समझा लूं कि एफिशिएंसी है क्या। तो बकायदा वही जो हमारी डेफिनेशंस हैं, इट इज अ सिचुएशन वेयर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड्स, दैट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। फिर उसका दूसरा हिस्सा, and output produced reflects consumer preferences, that is allocative efficiency. फिर उसके बाद जी, allocative efficiency leads to Pareto optimality. No one can be made better off without making someone else worse off. यहाँ पे इन्होंने मिस कर दिया, लेकिन डायनामिक एफिशिएंसी का जिक्र करना जरूरी था कि another form of efficiency is dynamic efficiency, when firms reinvest their profit into research and development to come up with products and processes innovation. मेरे बच्चों बताओ, ये चारों क्लियर हैं? Productive, allocative, Pareto, and dynamic. Anyone, Ji? Okay, let's go now to details of each component of efficiency. Mainly productive and allocative ही हैं. So productive efficiency is least cost production. ठीक है, can be judged on following criterions. X efficiency, that is producing at the lowest average cost curve, ये हम कई बार कर चुके हैं, not necessarily at the lowest point. So basically इन graphs के अंदर C, D, E, R जो lowest average cost curve AC2 पे हैं, X efficient, whereas A and B are X inefficient. राइट? फिर हम चले जाते हैं जी टेक्निकल एफिशिएंसी पे। इट इज प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ गिवन एवरेज कॉस्ट कर्व। गिवन जरूर बोलिएगा। इट इज वेयर एम सी इज इक्वल टू ए सी या एम सी कट्स एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। सो ऑन द अदर हैंड एलोकेटिव, अच्छा सॉरी, इन्होंने ये टेक्निकल का ग्राफ बना दिया लेफ्ट पे। एम सी ए सी को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों पहले वाले ग्राफ्स में लेबल थे। यहां तक कोई मसला जी प्रोडक्टिव के अंदर? ओके,
On the other hand, allocative efficiency is where consumer satisfaction is optimum. यानी वो चीजें बन रही हैं जो कंज्यूमर्स को चाहिए. It is where marginal cost is equal to price. Yeah, marginal social cost is equal to marginal social benefit. There is no externalities. ये लिख दीजिएगा. And consumer and producer surplus खाली लिखती है consumer and producer is maximized. No, consumer plus producer surplus is maximized. अब डिमांड सप्लाई कर्व के थ्रू एक मार्केट में जब रिसोर्स एलोकेट होते हैं परफेक्ट मार्केट में फ्री मार्केट में तो सप्लाई एंड डिमांड इंश्योर करते हैं कि तीनों क्राइटेरियंस पूरे हों बस शर्त ये कि कोई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ना हो कोई एक्सटर्नल कॉस्ट या बेनिफिट एग्जिस्ट ना करें तो सप्लाई कर्व ही प्राइवेट कॉस्ट है यही सोशल कॉस्ट कर्व डिमांड कर्व ही प्राइवेट बेनिफिट और यही सोशल बेनिफिट कर्व तो इस प्राइस पे इस क्वांटिटी पे तीनों क्राइटेरियंस पूरे हो गए हैं एमएससी एमएसबी के बराबर है प्राइस एमसी के बराबर है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस टोटल आके यहाँ पे मैक्सिमाइज हो चुका है आखिरी यूनिट पे कुछ नहीं है लेकिन बाकी सारा वो ट्रायंगल्स मैक्सिमाइज हो चुकी हैं हाँ इससे ज्यादा या कम बनाओगे तो इनएफिशिएंसी प्रोडक्ट अपना एलोकेटिव इनएफिशिएंसी आ जाएगी ज्यादा या कम बनने से डेड वेट लॉस होगा कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों यहाँ पे ओके जी अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रेजेंट द मॉडल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फर्म इन लॉन्ग रन एज बीइंग फुली एफिशिएंट व्हेन इट मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट हम पीछे पढ़ के आए कि परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट्स में फर्म्स लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं बैरियर्स टू एंट्री नहीं होते और फर्म्स आ जाती हैं तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कंपीट अवे हो जाता है उसके बाद जी ये देखो ये ग्राफ बनाइएगा सिंपली कौन आया अस्सलाम वालेकुम बैदुल्ला डार आइदर यू कम लेट और यू डोंट कम क्या हो रहा है आजकल आंसर मी उबैद अब फिर और के साथ में आ गया लेट्स सी हु इज देयर अहमद नोमान अहमद माय फ्रेंड आई नीडेड यू फॉर सम आईडी गाइडेंस मैं से आपसे पूछूंगा बट प्लीज कम इन टाइम ठीक है थोड़ा लेट आ रहे हो देखो कितना तो हम काफी कुछ कर चुके हैं राइट जी अब हमने यहाँ पे एफिशिएंसी की बात खत्म की कि परफेक्ट मार्केट में लॉन्ग रन में जब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है आपने सिंपली एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व क्योंकि प्राइस टेकर्स हैं एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू लेबल कर देना है वाई एक्सिस पे आप प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट करोगे या प्राइस कॉस्ट बेनिफिट्स टोटली ओके आपने एवरेज कॉस्ट को साथ में टेंजेंट किया एआर के और जब एमसी को गुजारा बीच में से तो कुदरती एमसी एमआर की आउटपुट क्यू जीरो पे एमसी एसी को लोएस्ट पॉइंट पे भी कट कर रहा है और एमसी प्राइस के बराबर भी है तो दोनों एफिशिएंसीज प्रोडक्टिव एलोकेटिव एग्जिस्ट कर रही हैं किसी बच्चे को पहले हाफ ऑफ द क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ओके सो वेरी क्विकली जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन हमने सबसे पहले क्वेश्चन को देखा वो हमसे पूछ रहा है कि क्या फ्री मार्केट रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करती है यहां तक हमने आंसर कर दिया अगला हिस्सा कि क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है वो मार्केट फेलियर्स है सबसे पहले छोटा सा पैराग्राफ दिया फ्री मार्केट के ऊपर फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी को समझाया इन डिटेल्स ठीक है फिर कहाँ एफिशिएंट है तीन बुलेट्स हम कर चुके हैं हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज डन और थ्री बुलेट्स आर रिमेनिंग अब हम जल्दी से दोबारा देखते हैं फ्री मार्केट का एक पैराग्राफ दिया हु ओन्स व्हाट्स द मैकेनिज्म व्हाट्स द मोटिव एंड यस एफिशिएंट है कंज्यूमर्स की सॉवरेंटी है वाइड चॉइस है लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन बिफोर वी गो टू फ्री मार्केट एंड इट्स एफिशिएंसी लेट्स एनालाइज कि इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी बोलते किसको है तो चारों चीजें पहली डेफिनेशन में आ जानी चाहिए ऐसे प्रोड्यूस करें कि लीस्ट कॉस्ट मेथड्स यूज हों यानी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो चीज़ें बने कंज्यूमर्स की ख्वाहिशात के प्रेफरेंसेस के एन मुताबिक हों एलोकेटिव एफिशिएंसी एलोकेटिव एफिशिएंसी हासिल कर ली तो हमें मिल जाएगी जी परेटो ऑप्टिमैलिटी परेटो ऑप्टिमैलिटी इज अ सिचुएशन वेयर नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ फिर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के क्राइटेरियन पे हमने स्टार्ट किया हाँ इसमें डायनामिक एफिशिएंसी मिसिंग था आपने बताना है कि व्हेन फर्म्स reinvest their profit into research and development to come up with innovation of products and processes. Productive efficiency के दो criterions X and technical. X producing at the lowest average cost curve, not necessarily the lowest point. इस ग्राफ के मुताबिक DCER
X efficient and A and B are X inefficient. फिर जी टेक्निकल एफिशिएंसी वेयर एमसी कट्स एसी एट द लोएस्ट पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो उस आउटपुट पे बना रहे हो तो बेसिकली इंक्रीजिंग रिटर्न्स ले लिया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स अवॉइड कर लिया। फिर जी एलोकेटिव एफिशिएंसी के तीन क्राइटेरियंस, marginal cost should be equal to price, marginal social cost should be equal to marginal social benefit, consumer and producer surplus maximized हो। ये डिमांड एंड सप्लाई कर रहे होते हैं। लेफ्ट साइड पे लेबल देखें, प्राइस कॉस्ट बेनिफिट, और आउटपुट के लिए क्वांटिटी। सप्लाई ही प्राइवेट कॉस्ट कर्व है, अगर एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है तो ये सोशल कॉस्ट कर्व है। डिमांड प्राइवेट बेनिफिट कर्व है, और अगर एक्सटर्नल बेनिफिट्स नहीं तो ये सोशल बेनिफिट है। तो ऑटोमेटिकली इस आउटपुट पे, इस प्राइस पे तीनों क्राइटेरियंस मीट हो रहे हैं। MSC is equal to MSB, MC is equal to price, and consumer producer surplus are maximized। ज्यादा या कम बनाओगे तो डेड वेट लॉस होगा, इनएफिशिएंसी आ जाएगी एलोकेटिव वाली। अब जी हमने बात खत्म की थी यहाँ पे कि फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन टेंड्स टू बी फुली एफिशिएंट, एंड ये उसका ग्राफ। लेबल को अगेन फोकस कीजिएगा, चाहे प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट लिखें या प्राइस कॉस्ट बेनिफिट यहां लिखते हैं, पीसीबी as seen in the figure at the profit maximization output, MC is equal to MR quantity Q0, firm is productively efficient as MC is equal to AC and allocatively efficient as MC is equal to price। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट हाफ ऑफ द आंसर इज डन। I was expecting the same. Let's go on to कैसे ये मार्केट फेल होती है। However, perfect free market does not exist in reality due to its unreal assumptions, such as price taker firms, homogeneous products, and no barriers to entry and exit, etc. In reality, markets fail due to imperfect information, existence of externalities, monopoly behavior, etc. देखा आपने लिस्ट कर दिया। फिर मार्केट फेलियर को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। मार्केट फेलियर इज व्हेन डिमांड एंड सप्लाई फेल टू allocate resources efficiently. Some goods are overproduced and consumed, and some underproduced and consumed. मार्केट क्या है? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, डिमांड एंड सप्लाई। कहीं प्रोड्यूसर्स की वजह से एक्सटर्नैलिटीज हो रही हैं, कहीं कंज्यूमर्स की वजह से एक्सटर्नैलिटीज, जैसे सिगरेट पीते हैं तो थर्ड पार्टीज पे इफेक्ट जाते हैं। कहीं प्रोडक्शन में एक्सटर्नैलिटीज हैं, कहीं कंजम्पशन में, कहीं इंफॉर्मेशन फेलियर के मसले हैं, वो कंज्यूमर्स की तरफ से मसले हैं। समझ रहे हो? सो हम स्टार्ट करते हैं जी। दो मार्केट फेलियर हमने प्रॉपरली करने हैं। मार्केट फेलियर में कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा इसको जरा रीइटरेट करता हूं। एनीवन जी? Good. Let's go on, G. Let's take the example of monopoly markets. This is when one firm, हम थोड़ा सा क्वालिटी ऐड कर रहे हैं, मोनोपोली को इंट्रोड्यूस कराए। When one firm dominates the supply of a particular product and has more than 25% market share. They are price makers, profit maximizers, यानी produce where MC is equal to MR. They create barriers to entry, जो मर्जी लिखो इसमें। अब ये फिगर हम बहुत दफा कर चुके हैं, but if somebody was in एब्सेंट और समथिंग, मुझे बताएं, मैं एक बार फिर बना के आपको ये सारी चीजें समझा देता हूं। इसी में बच्चों को मेनली मार्केट फेलियर के ग्राफ में यही मसला आता है। आर यू ऑल कॉन्फिडेंट दैट यू कैन ड्रॉ दिस? नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ बनाना है ACAR को मिला के, जस्ट इंश्योर कि जहां आपका MCMR की आउटपुट QM यानी क्वांटिटी मोनोपोली ले रहे हो, वहां पे ACAR इकट्ठे हो रहे हो ए पॉइंट पे। प्राइस मोनोपोली बना दोगे PM। फिर जी लोएस्ट पॉइंट था ऑप्टिमम पॉइंट, जहां MCAC को कट कर रहा था, हम उससे ज्यादा कॉस्ट ए पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कर्व पे हैं। MC सिर्फ जो है, हम अगर गौर से देखें तो QM से लेके EM तक है मार्जिनल कॉस्ट, और प्राइस जो है वो 0 से लेके PM तक। तो दोनों MC प्राइस के बराबर नहीं है, एवरेज कॉस्ट के बराबर नहीं है। मोनोपोली इनएफिशिएंट है, प्रोडक्टिवली भी, एलोकेटिवली। साथ में अगर ये परफेक्ट मार्केट होती तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व सप्लाई कर्व होता और डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व से जब वो इक्विलिब्रियम बनता EC पे, इक्विलिब्रियम कंपटीशन, प्राइस कम होती, क्वांटिटी ज्यादा बनती। जो क्वांटिटी कम बन रही है उसकी वजह से दो ट्रायंगल्स, कंज्यूमर सरप्लस में और प्रोड्यूसर सरप्लस में, एक्स एंड वाई की कमी आ रही है। दैट इज द डेड वेट लॉस, द नेट लॉस टू सोसाइटी। बना दूं दोबारा बच्चों, या सबको क्लियर है डायग्राम? फिर बना दें एक दफा। श्योर। लेट्स नाउ डू दिस कि मैं आपको जल्दी से अपने वो लगा लूं। एक सेकंड दो मुझे। यस जी, माय
होप इट्स चार्ज्ड इनफ. यस इट इज. जी, ये जल्दी से देखो बेटे, बहुत आसान है. आपने अपने माइंड में क्या रखना है कि मैंने मोनोपोली का नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ बनाना है. उसी के ऊपर सारा कुछ ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा. यू वोंट हैव टू फ्रेट. तो लेट मी जस्ट टेक देयर जी. खुले साफ साफ ग्राफ बनाइए, उसको समझ आए आप क्या कर रहे हो. प्राइस, कॉस्ट, बेनिफिट. मैं स्लो इसलिए बना रहा हूं कि आप याद रखें कि एग्जाम में ग्राफ्स में जल्दी नहीं करनी. बाकी हर चीज में जल्दी कर सकते हैं, ग्राफ्स में नहीं. सबसे पहला स्टेप, डिमांड कर्व. नॉर्मल से लगाएं, और दो मोनोपोली का इन इलास्टिक होता है, लेकिन आप नॉर्मल से लगाएं. एवरेज रेवेन्यू. अब मेरी रिक्वेस्ट है कि मार्जिनल रेवेन्यू इस ग्राफ के लिए पहले काफी ज्यादा गिरा दें, क्योंकि आपको एमसी एमआर की आउटपुट पे ए सी और ए आर टेंजेंट चाहिए. अगर ऐसे नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा. ये समझ आ गया मेरी? अब आपको लॉजिक समझ आ रही होगी. मैंने एवरेज कॉस्ट लगाया. जब मैं एम सी एम आर का पॉइंट लेता हूं, उसके ऊपर मेरा इक्विलिब्रियम मोनोपोली बनता है. ये क्वांटिटी मोनोपोली बनती है. तो ऊपर जब मैं गया हूं तो मेरी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से बराबर ए पॉइंट पे हो रही है. वरना आपका या लॉस या प्रॉफिट शो होना शुरू हो जाएगा अगर आपने ये गलत बना दिया. प्राइस मोनोपोली. सबको समझ आई कि मैंने क्या बात यहां पे की है? कि आपने एम आर को जरा ज्यादा गिरा देना है नो ताकि सर, समझा दें एक दफा. मेरे बेटा देखो, आपको जहां पे ए सी ए आर इकट्ठा हो रहा है ना, ये वाला एरिया से लेके इस एरिया तक, यहां पे आपको एम सी एम आर की आउटपुट चाहिए थी. अदरवाइज अगर यहां पे किया तो देखो लॉस शुरू हो जाएगा. समझ रहे हो ना? अगर आपका एम सी एम आर को यहां कट कर गया तो लॉस होगा, आगे कट कर गया तो अगेन आपको लॉस नजर आ रहा होगा. तो जस्ट मेक श्योर कि जहां एम सी एम आर की आउटपुट ले रहे हैं वहां पे ऊपर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों टेंजेंट हैं, यानी सही आउटपुट आप चूज कर रहे हैं. आप समझ आ गई बात? या अभी भी यस कंफ्यूजन सर. है? अगर है तो मुझे बताओ, मैं एक और एंगल से समझाता हूं. अरहम, अहमद नोमान, क्लियर है बच्चों? नहीं नहीं सर, आगे समझ. अरहम आप हैं उधर? मुझे बताइएगा. एवरीथिंग क्लियर? जी सर, क्लियर है. ओके. जी सर, क्लियर है. हाँ शाबाश. अब ये लोएस्ट पॉइंट कौन सा है जहां पे एमसी एसी को कट कर रहा है, यानी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट था. लेकिन हमारी एवरेज कॉस्ट है ए पॉइंट पे. नोट करो, क्यू एम हमारी क्वांटिटी पे ऊपर जाके देखो, एवरेज कॉस्ट कर्व के हायर पॉइंट पे हैं हम. तो हम प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नहीं है. नंबर टू जी, एम सी ए सी को तो हो गया. एम सी कितना है आप बेशक यूं दिखा दीजिएगा. ये हमारा एम सी है एट आवर आउटपुट क्यू एम, और प्राइस हमारी इतनी ज्यादा है. तो एम सी प्राइस के बराबर भी नहीं है. तो जी एम सी ए सी के बराबर भी नहीं. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी गई. मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर भी नहीं. तो एलोकेटिव एफिशिएंसी गई. ठीक है. लास्टली, अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई कर्व होता, सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है? यहां पे. इक्विलिब्रियम कंपटीशन. प्राइस कम होती पी सी, और क्वांटिटी ज्यादा होती क्यू सी. जैसे ये बनाओगे दो एरियाज बन जाएंगे, वहां पे एक्स एंड वाई लेबल कीजिएगा. सो एक्स प्लस वाई डेड वेट लॉस. ये आपका टोटल ग्राफ है. जी बच्चों, अब बताएं कोई इश्यू? सर यहाँ पे हमने डेडवेट लॉस को एक्सप्लेन तो नहीं करना होगा ना? कर दो थोड़ा सा कि नेट लॉस इन कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस, दैट्स इट. खाली लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि आंसर आपका इतना लंबा है कि इसमें और जगह पे स्कोर मिल रहे हैं आपको. अगर ये डेड वेट लॉस को डिफाइन नहीं भी करते तो जरूरत नहीं है यहाँ पे. बच्चों समझ आ गया सबको? शैल आई मूव बैक टू द नोट्स या इस पे मजीद बात करनी है? सर आ गया समझ. आ गया जी, तो लेट्स गो बैक. ओके जी, हियर वी आर. यही बना बनाया ग्राफ. अच्छी तरह दो चार बार आज प्रैक्टिस कर लें बेटे, साथ एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है जी. सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक. डेड वेट लॉस, वेलफेयर लॉस ब्रैकेट में इसने अच्छा कर दिया है, डेफिनेशन भी हो गई ऑफ एरियाज एक्स एंड वाई. अब जी सेकंड पैराग्राफ में देखो, हेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स डिजायरेबल. इसने लिखा है हेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स नेसेसरी. सिर्फ मोनोपोली और पब्लिक गुड्स के केस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी हो जाती है.
बाकी जगहों पे डिजायरेबल है। तो हेंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स नेसेसरी। गवर्नमेंट क्या करे जी? गवर्नमेंट कैन फोर्स मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग टू इंश्योर एलोकेटिव एफिशिएंसी। मोनोपलीज को कहें कि जी जहां पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट है आखिरी यूनिट की वही प्राइस लगाएं। उससे उधरती है, देखो ऊपर वाले ग्राफ के मुताबिक एमसीएआर को जहां कट कर रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन वाला इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एमसीएआर होती है तो वो परफेक्ट कंपटीशन वाला इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एलोकेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट कह सकती है, मैंने देखा जी, गवर्नमेंट कैन इन्फोर्स marginal cost pricing to ensure allocative efficiency. They can remove barriers to entry to create a more contestable यानी competitive market. हमने contestable market पीछे पड़ी थी, barriers to entry गवर्नमेंट हटा दे। वो एयरलाइंस वाली एग्जांपल आपको याद होगा कि बड़ी मोनोपोली फर्म्स भी competitively बिहेव करना शुरू हो गई थी। And monopoly will not behave in an uncompetitive manner, not make excessive profit. They can also prevent dangerous mergers and takeovers to stop monopoly formation. एक बार फिर तीन हमने यहाँ पे पॉलिसीज गवर्नमेंट की लिखी। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, गवर्नमेंट मोनोपोली को फोर्स करे कि भाई आपने जितनी आपकी आखिरी यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट है ना वो प्राइस करो ताकि एलोकेटिव एफिशिएंसी आ जाए। या गवर्नमेंट बैरियर्स हटा दे, सब्सिडीज दे, नए बिजनेसेस को लाइसेंसेस दे। जब मोनोपोली देखेगी थ्रेट ऑफ एंट्री है, नई फर्म्स आ सकती हैं, मोनोपोली कायम ही बैरियर्स के ऊपर है, वो इमीडिएटली अपना एक्सेसिव प्रॉफिट बनाना कम कर देगी, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आना शुरू हो जाएगी। आखिरी जी, डेंजरस मर्जर्स एंड टेक ओवर्स जो मोनोपोली को फॉर्म करते हैं, मोनोपोली को इंसेप्शन में ही रोक दो, उसको बनने ही ना दो। एक और भी तरीका है प्रॉफिट कैपिंग, डबल पी वाला। गवर्नमेंट प्रॉफिट की लिमिट लगा देती है मोनोपोली के ऊपर। अब मोनोपोली कहती है कि जी मैं एमसीएमआर पे गई तो मैं प्रॉफिट तो उतना कमा नहीं सकती, तो मुझे अपना मार्केट शेयर स्ट्रांग करना चाहिए, ज्यादा टर्नओवर करके ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रॉफिट तरफ जाना चाहिए, तो उससे भी वो एफिशिएंट हो जाती है। समझ आ गए ये सारे इंटरवेंशंस गवर्नमेंट की मोनोपोली के केस में? उसके बाद जी यहीं पे इवैल्यूएशन शुरू होगी जी कि मोनोपोली की इंटरवेंशन गवर्नमेंट की क्यों नाकाम होगी। However, such intervention may cause reduced dynamic efficiency, innovation, क्योंकि monopolies are the most dynamically efficient। वो वापस उनके पास इतना पैसा होता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रॉफिट कि वो इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। आईफोन्स और ये सारे सैमसंग वगैरह मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस हैं जो हमें इतनी डायनामिक एफिशिएंसी, इतनी चॉइस दे रहे हैं। तो मोनोपोली को अगर आपने रोका तो डायनामिक एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। Secondly, G, monopoly may be a multinational company and threaten to leave, causing massive unemployment, yeah, mass unemployment. In developing countries, officials often take bribes and monopoly exploitation is allowed. समझ आ गया मेरा बेटा, यहां पे मोनोपोली खत्म हो गई। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। Okay. Another reason why free market fails is due to wrong choices of individuals in case of merit and demerit goods. अब इसने दोनों किए हुए हैं। आप बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम मैनेज करके दोनों कर लो तो बहुत ही सुपर्ब हो जाएगा, वरना कोई एक कर दो, मेरिट गुड्स का कर दो और डीमेरिट का हवाला दे के पब्लिक गुड्स कंप्लीट कर दो, ये बहुत लंबा हो जाएगा आंसर। तो सिंपली जी, मेरिट गुड्स का तो आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं, दे आर बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स बट कंज्यूमर अंडर एस्टिमेट्स देयर प्राइवेट बेनिफिट्स। उसको अपने फायदे नजर नहीं आ रहे होते प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा कोई क्लास मिस ना करे अगर उसको एजुकेशन की अहमियत का एहसास हो। कोई बंदा अपना मेडिकल टेस्ट कराए बगैर साल ना गुजारे अगर उसको अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस का एहसास हो। दिस इज ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर। Hence, demand is below optimum level. Education and healthcare are the examples. आपने पहले डिफाइन करना है कि कैसे ये मार्केट फेलियर है। कंज्यूमर को पता ही नहीं है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, एहसास नहीं है, पता है लेकिन फुली इन्फॉर्म नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, वो इग्नोर कर देता है। इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से एक मार्केट फेलियर ये हो गया कि डिमांड ही कम है फ्रॉम ऑप्टिमम लेवल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर वगैरह की। सेकेंडली, इनकी एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं थर्ड पार्टीज पे, सच एज बेटर क्वालिटी आउटपुट। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है, रोड्स वगैरह, अगर पढ़ी लिखी वर्कफोर्स हो, हेल्थी वर्कफोर्स हो, जीडीपी कंट्री का बढ़ता है, ओवरऑल कंट्री में क्राइम्स कम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स कम। लेकिन ये थर्ड पार्टी बेनिफिट्स फ्री मार्केट की फर्म्स कंसिडर नहीं करती, अपने प्राइवेट बेनिफिट देखती हैं। सो मार्केट फेल्स ऑन टू काउंट्स, इंफॉर्मेशन फेलियर एंड प्राइवेट सेक्टर इग्नोर्स एक्सटर्नल बेनिफिट्स। Too few scarce resources are being allocated to merit goods. This is allocative inefficiency. प्रोडक्टिव की हम यहाँ पे बात नहीं हो रही, एलोकेटिव की।
बेटे सबको समझ आ गया ये सारा आर्ग्यूमेंट? आई गेस सो। अब इसका ग्राफ बस आपने माइंड में रखना है, मैंने डिमांड कर्व को 2 बार बाहर शिफ्ट करना है। लेफ्ट साइड पे प्राइस कॉस्ट बेनिफिट का लेबल, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी का। पहले डिमांड लगाएं, सप्लाई लगाएं, ठीक है। बाकी जो साथ वाले लेबल्स हैं बाद में हम आते हैं। अगर इन कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन फेलियर दूर कर दिया जाए, लिमिटेड से फुल इन्फो कर दी जाए, तो डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। ज्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, कम बच्चे अटेंडेंस मिस करेंगे। फिर जी, अगर उसमें एक्सटर्नल बेनिफिट भी ऐड कर दिए जाए प्राइवेट बेनिफिट में, तो वो सोशल बेनिफिट कर्व बन जाएगा D2 पे। ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएंगे। क्यू मार्केट से Q1 अंडर प्रोडक्शन थी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। Q1 से Q ऑप्टिमम अंडर प्रोडक्शन थी ड्यू टू इग्नोर्ड एक्सटर्नल बेनिफिट्स। किसी बच्चे को इस ग्राफ में प्रॉब्लम या इसकी लेबलिंग में, तो मुझे बता दें। सिंपली 2 बार डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट होना है। जिन्होंने बिटवीन E1 एंड E ऑप्टिमम वाले से पहले एक ब्लैक डॉट्स ऊपर लगाए हैं, दैट इज एक्चुअली मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। अगर आप लेबल करना चाहो तो MEB साथ लिख लो। बताइए मुझे जी, कोई मसला यहाँ पे? हमने क्लास में किया था, लेकिन अगर कोई बच्चे नहीं थे एंड दे वर स्ट्रगलिंग तो मुझे बता दें। नो सर। Okay, good enough. This is totally explained. She's done a good job here. फिर जी गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल बिकम डिजायरेबल। मार्केट, यहाँ पे डिजायरेबल की बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मार्केट इज फेलिंग। क्या करे जी गवर्नमेंट? एजुकेशन हेल्थ केयर की जो कम कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो रही है, सब्सिडीज दे। कितनी दे? मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट के बराबर। इसकी वजह से प्राइस कम होगी, कॉस्ट कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी। However, estimating marginal external benefit is very difficult. Government may under or over subsidize. This will be there will be opportunity cost of subsidies. दूसरे जगहों पे यूज हो सकती है। सब्सिडी इनफेक्टिव होगी अगर पीडी लो हो। सब्सिडीज लॉन्ग रन में एफिशिएंसी को नुकसान देती हैं, फर्म्स उन पर रिलाई करना शुरू हो जाती हैं, एक्स इनएफिशिएंट हो जाती हैं। ये आर्ग्यूमेंट समझ आया? क्योंकि हम ये पहले A1 में भी कर चुके थे, तो मेरे ख्याल में ये आसान है। लेकिन अगर बताएं, सिर्फ मार्जिन एक्सटर्नल बेनिफिट वाला न्यू पॉइंट है। ओके, अब जी, in case of demerit goods, market fails on two counts as well. Firstly, they are harmful for consumers, but he underestimates the private costs. उसको जो harm है उसको underestimate कर रहा है due to information failure. Demand is more than optimal level. Alcohol, cigarettes are overconsumed. They have external costs on third parties. Passive smoking, accidents due to drink and drive और free market external cost को ignore करती है। तो इसमें एक दफा आपने डिमांड कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, एमपीबी एमएसबी जरूर था डिमांड कर्व, लेकिन लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। अगर उनकी इंफॉर्मेशन पूरी की जाती तो हमारा ये लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता। स्टार्ट करिए ई मार्केट से, इक्विलिब्रियम मार्केट। आपने क्या करना है? सप्लाई एंड डिमांड लगाना है। डिमांड को लेबल करना है प्राइवेट बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, ब्रैकेट में लिमिटेड इंफॉर्मेशन। सप्लाई एमपीसी ओनली, बिकॉज इसके अंदर हमारे सोशल कॉस्ट अभी नहीं है, एक्सटर्नल कॉस्ट शामिल नहीं है। तो अगर डिमांड कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट किया जाए थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोविजन, क्यू मार्केट से Q1, तो गवर्नमेंट की जो ओवर एलोकेशन हो रही थी इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से, वो दूर हो सकती है। अगर एक्सटर्नल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट में शामिल की जाए तो कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा S1 पे। अब ये सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट फुल इंफॉर्मेशन वाले Q1 से Q ऑप्टिमम ओवर एलोकेशन थी ड्यू टू इग्नोर्ड एक्सटर्नल बेनिफिट्स। यू वांट मी टू मेक दिस ग्राफ फॉर यू? बच्चों, you want me to draw it or it's good enough? कोई है क्लास में? बता दे मुझे। Have you understood it? सर बना दें। बना दूं? ओके, श्योर। ये देखो बेटे, सिंपली डिमांड सप्लाई समझने हैं आपने। मैं आपको ना बनाता ही डिमांड सप्लाई क्यों, बाद में आपको लेबल करवाता हूं सही तरह। लेट्स सी जी, आपने यहाँ पे इधर तो आपने प्राइस कॉस्ट बेनिफिट, इधर क्वांटिटी। पहला लगाएं जी डिमांड कर्व D0। और इस बार हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स की बात नहीं करेंगे, एक्सटर्नल कॉस्ट की, तो यही सोशल बेनिफिट है। तो अब लिख दो जी, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट भी है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट भी है, लेकिन मसला क्या है? लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर हमने सप्लाई कर्व लगाया S0,
ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व है, क्योंकि अभी इसमें एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड नहीं हुई, तो ये सोशल कॉस्ट कर्व नहीं है, वो इग्नोर हो रही है फ्री मार्केट में। ये बन गया जी इक्विलिब्रियम मार्केट। फ्री मार्केट ने यहाँ पे क्वांटिटी एलोकेट की, क्यू मार्केट, ये ओवर प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन हो रही है। अगर मार्केट फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर दूर कर दिया जाए, कंज्यूमर्स को एहसास दिला दिया जाए कितनी बुरी है, तो डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। अब ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, लेकिन फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम 1 बना है, Q1, ये यहां से यहां तक कौन सा अंडर एलोकेशन थी? इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से, सॉरी, इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से। अच्छा, I'll get to plug it, just a moment. जी, तो यहाँ पे आप लिखोगे जी बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर ये अंडर एलोकेट हो रहा है, राइट मेरा बेटा। उसके बाद सप्लाई कर्व पे आते हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट अगर इन प्राइवेट कॉस्ट में ऐड कर दी जाए तो वो सोशल कॉस्ट कर्व बनेगा। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू S1। अब वो सोशल कॉस्ट कर्व बन चुका है। ठीक है, अब S1 D1 का इक्विलिब्रियम बना, इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम यहाँ पे, क्वांटिटी ऑप्टिमम यहाँ पे, Q1 से Q ऑप्टिमम क्या था जी? अंडर एलोकेशन ड्यू टू इग्नोर्ड एक्सटर्नल कॉस्ट। अब समझ आ गया मेरा बेटा? किसी को यहां प्रॉब्लम आ रहा हो? यस सर। जी बताएं क्या प्रॉब्लम है, या समझ आ गया? मोहम्मद बता दे, मुझे क्लैरिटी दें। समझ आ गया सर। ओके वंडरफुल। सो ये मेरे बेटा खत्म हो गया। ठीक है, अब उसकी एक्सप्लेनेशन। एज डिस्कस्ड अबव, अ फ्री मार्केट फर्म अचीव्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अच्छा, इसने यहाँ पे उसकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं की। उप्स, एक सेकंड, क्या लिख दिया? एक्सप्लेन द ग्राफ इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन सुन लें, आपको पता ही है डीमेरिट गुड्स के केस में गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। कितना लगाती है? MEC के बराबर, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर। ठीक है, ताकि वो सोशल कॉस्ट का बन जाए और एलोकेट, सॉरी, एफिशिएंसी आ जाए उसके अंदर। लेकिन उसमें अक्सर गवर्नमेंट को MEC आइडेंटिफाई करना कि कितनी पोल्यूशन हो रही है, कितने ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एग्जैक्टली मेजर करना नामुमकिन होता है। तो वो ओवर या अंडर टैक्स कर देंगे। सेकेंडली, गवर्नमेंट नज थ्योरी का यूज कर सकती है, अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स, कि कितनी अच्छी हैं या कितनी बुरी हैं। उसका कॉस्ट बहुत है और इफेक्ट लॉन्ग रन में जाके आता है। समटाइम्स पीपल जस्ट सिंपली इग्नोर नजेस। व्हाट इज नजेस? लीफलेट्स देना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, रीइंफोर्समेंट ऑफ अ पॉजिटिव आइडिया। ठीक है, अब इन्होंने यहीं पे स्ट्रेट अवे कर दी है जी वैल्यूएशन। As discussed above, a free market firm achieves economic efficiency in the long run, but when markets fail, some sort of government intervention either becomes desirable or necessary. However, government may also fail due to lack of information. To conclude, economics presents the model of perfect market, which does not exist. Hence, the idea of efficiency may be a fantasy. Free markets and government hand in hand try to achieve an optimal allocation of resources, which is पॉसिबल इन रियलिटी टू सम एक्सटेंट। जी मेरे बच्चों बताइएगा। सबको क्लियर हो गया? आई नीड सम रीअश्योरेंस, क्योंकि मैं अपनी तरफ से करवा चुका हूं। यस सर। ओके फाइन फाइन फाइन। यस सर, क्लियर है। जी अब मुझे बताएं, स्टिल बच्चे सारे हैं तकरीबन, आपको वो मॉडल आंसर्स दिखा दूं? आपको वहां से जरा कॉन्फिडेंस आएगा कि वही चीज बार बार रिपीट हो रही है जो सर ने भी करवाई है। एग्जैक्टली वही चीज रिपीट होगी। आपको दिखा दूं आपके मॉडल आंसर्स जो भेजे हुए हैं, सर दिखा दें। ताकि आपको प्रेपरेशन का तरीका ज्यादा अच्छी तरह आ जाए। यस सर। ये देखो मेरा बेटा, इस तरह हम गए, हमने मीडिया में से आपके वो डॉक्यूमेंट आखिरी वही होगा, बिकॉज आई थिंक दैट्स द वन आई सेंट। तो यस, A2 सैंपल आंसर्स PDF। पहला क्वेश्चन लेबर मार्केट का है, उसको हम अगले टेस्ट के लिए छोड़ते हैं। अभी के लिए आप ये देखिए, और ये आपके उसमें मैंने लगानी है मेरा बेटा, आपके उसको जो बोलते हैं, व्हाई इज द कनेक्शन गॉन?
अच्छा, जो मैंने आपको असेस ग्रेड्स में डालना है, ये आपका असेस ग्रेड्स में आएगा। सो मेक अ वेरी सॉलिड एफर्ट। एमसीक्यूज मैं आपको 3-5 देने पड़ेंगे ताकि ये पूरा हो जाए। आसान होंगे, वही एक्सटर्नैलिटीज वगैरह के बारे में ज़रा तसल्ली से समझ के आपने समथिंग लाइक दैट किया होगा। ये लेबर मार्केट है जी, इसको हम स्किप मारते हैं और हम आते हैं इधर एक किसी क्वेश्चन के ऊपर इनके। G. In recent years, many countries have found economic difficulties. At such a time, discovering the best means of allocating scarce resources becomes much more pressing. Consider whether the study of economics has anything to offer to achieve an efficient allocation of resources in a country. एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि मुल्कों में जी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई हैं, तो हमें बेस्ट वेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज की नीड ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी हो रही है। तो बताएं, इकोनॉमिक्स ऐसी कोई बात करती है कि कैसे एफिशिएंसी हासिल की जाए? पूरा वही आंसर है। सबसे पहले अगर देखना चाहो तो इसकी स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई हुई है। Question asks why what economic theory has to offer in aiming to achieve efficiency. This implies that the answer should contain three questions. What is efficiency? Can the market fail? And can, because of existence of pure efficiency possible नहीं हो रही, तो क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है उसको अचीव कर सकती है? एग्जैक्टली वही स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो है इसका आंसर की। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव, एलोकेटिव डायग्राम्स, equilibrium of a perfectly competitive market in long run efficient. Discuss how the free markets fail. We'll explore three ways. दो required हैं, तीन is a safe way to go. Public goods को शामिल कर दिया करो. Within each discussion, we'll consider whether economic theory says anything about government failure. ठीक है, गवर्नमेंट क्यों नाकाम हो सकती है? डायनामिक, सोशल, परेटो, ये सारी एफिशिएंसी जो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जी मॉडल ऐसे है। अब पूरी डिटेल वही जी इन्होंने जरा डिफरेंट वर्ड्स में की है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के लोअर पॉइंट पे जहाँ पे एमसी कट करता है वो टेक्निकल एफिशिएंसी है। अगर लॉन्ग रन वाला लेते हैं तो हर पॉइंट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होता है। फिर जी पीपीसी क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया, हर पॉइंट पीपीसी के ऊपर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, इनसाइड पीपीसी इनएफिशिएंट है। फिर उसके बाद जी एमसीएसी वाला क्राइटेरिया ले लिया। डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। फिर जी हम आ गए इसके ऊपर आ गया ये मोनोपोली के ऊपर आ गया, शायद 1 मिनट है ये। हाँ, यहाँ पे इसने परफेक्ट मार्केट का बनाया है। हाँ, ये इसने परफेक्ट मार्केट का बनाया, वही मैं कह रहा था। एमसीएसी को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, एमसी प्राइस के बराबर है, परफेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन रियलिटी में ये क्रिटिसिज्म है कि परफेक्ट मार्केट तो एक आइडियल है, एग्जिस्ट ही नहीं होती। रियलिटी में तो मार्केट फेलियर्स होते हैं। तो उसमें पहला मार्केट फेलियर उसने लिया मोनोपोली का। वही ग्राफ, कम लेबल्स उसने जरा किए हुए हैं, बात बिल्कुल वही। अगर आप इसको पढ़ोगे, फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, वही प्रॉफिट कैपिंग, वही मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, वो सारा कुछ। और क्यों नाकाम होगा वो लगाना गवर्नमेंट का। फिर जी इन्होंने एक्सटर्नैलिटीज ली हैं, रादर देन डीमेरिट मेरिट गुड्स इन्होंने एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट लिए हैं। इसमें सिंगल शिफ्ट है, ये आसान है अगर आप ये वाला करना चाहो। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद उसने एक्सटर्नल कॉस्ट का किया होगा, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। नहीं यार, जल्दी से इसने कौन सा लिया है? इसने लिया है जी एक्सटर्नल बेनिफिट्स वाला लिया है। मैं देख लेता हूँ। सेकंड कॉज इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। Economic agents only take their private costs and benefits into account. In the presence of externalities, even a perfectly competitive market would not allocate resources optimally due to divergence between private and social considerations. एमएसबी एमएससी के बराबर नहीं होगा। अच्छा, इसने वैक्सीन का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है जी। वैक्सीन एक वो है ऐसी गुड है जिसके थर्ड पार्टीज को बेनिफिट है, एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं। तो अक्सर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन फेलियर भी होती है और एक्सटर्नल बेनिफिट भी इग्नोर हो रहे होते हैं। तो इसने एक और ऑप्शन ली है। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आप देखें, एंड पे जरा कंक्लूजन पढ़िएगा। सेकंड लास्ट टू पैराग्राफ्स को मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। Solutions to inefficiency may not necessarily work. There is possibility of government failure. For instance, government intervention to reduce dead weight loss under monopoly may actually harm long-run efficiency or dynamic efficiency. Dominant firms often reinvest their supernormal profits to improve their production processes over time. This makes them dynamically efficient. Regulation which lowers profit may impede on this dynamic efficiency. Similarly, intervening to correct inefficiency due to externalities requires external costs and benefits to be calculated.
to determine the socially optimal outcome and therefore the right degree of intervention. Government may either fail to determine कि कितनी एक्सटर्नल कॉस्ट एक्सटर्नल बेनिफिट है, मैं ये ऊपर ही वैल्यूशन आपको करवा चुका हूँ. Fortunately, economic theory allows for the possibility of government failure. If a cost benefit analysis indicates that costs of government intervention exceed the potential benefit, market is left better alone. To conclude, economic theory provides the efficient model of perfect competition as an ideal to work towards. It also provides solutions to market failures and account for possibility of government failure. These theoretical guidelines for pursuing efficiencies are practically powerful. Government around the world uh, inform their policymakers using such theory. इसने उसके हक में कर दिया and I like this evaluation as well. मानूर की मुझे थोड़ी वीक लगी थी यहाँ पे. ये इसने प्रॉपर थ्योरी को थोड़ा अपहोल्ड किया कि यस जी हमारे पास पॉलिसीज भी हैं मार्केट फेलियर्स के बारे में. पूरी तरह कामयाब होना मुमकिन नहीं है लेकिन ट्राई की जा सकती है. गॉट इट बच्चों, समझ आ रहा है दोनों में सिमिलैरिटीज आंसर्स में. हर क्वेश्चन में जो भी आएगा, अभी एक और क्वेश्चन है जी. ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा पीपीसी के बारे में. दूसरा हिस्सा वही मार्केट फेलियर्स के बारे में है. इसमें भी जब आप देखोगे तो एग्जैक्टली आपको वही चीजें सेम डेफिनेशंस आएंगी. ये वही कहाँ कहाँ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, ये पीपीसी क्राइटेरिया. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में परफेक्ट मार्केट फुली एफिशिएंट. हाँ जी हाँ जी, बताएं. ये मोनोपोली आ गई. फिर 4 क्वेश्चन है बेटे. ये बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसलिए 66 पेजेस है, वरना इतना मटेरियल इसमें नहीं है. गाइडेंस है, काफी कुछ है. फिर वही सेम चीज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन फेल होती है, एक्सटर्नैलिटीज का केस. इसने 2 मार्केट फेलियर लिए हैं, मोनोपोली एंड एक्सटर्नैलिटीज. मैंने 2 मार्केट फेलियर लिए, मोनोपोली एंड मेरिट गुड्स वगैरह और पब्लिक गुड्स. ठीक है, तो दैट इज इट. समझ आ रहा है बेटे? सब में आपको सेम आंसर आएगा, थोड़ी थोड़ी इवैल्यूएशन में फर्क आ जाएगा. एवरीबॉडी क्लियर? Shall I close the class now? अगर सबको समझ आ गई है, you satisfied with the understanding of the topic? या चलती रहूं? बताएं. बताएं मुझे. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. जी मोहम्मद. यस सर. बंद कर दूं? नहीं सर, बंद करते बस. बस कर दूं ना? अहमद नोमान हैं जी क्लास में? यस सर. श्योर. अहमद नोमान, आर यू देयर? अहमद नोमान साहब, आप क्लास में हैं? नाम तो नजर नहीं आ रहा इनका. चलें, मेरा वो आईटी बच्चा था. चलो, कोई मसला नहीं जी. दैट इज इट जी. टेक गुड केयर. अल्लाह हाफिज.